नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और आज हम एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे जिसने दिल्ली के नेपसराय इलाके को हिला कर रख दिया। एक 20 वर्षीय युवक ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। क्या कारण था इस खौफनाक कृत्य का? चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां रिश्तों में दरार आती है, वहां विश्वास सबसे पहले टूटता है। दक्षिणी दिल्ली के घने इलाकों में बसा हुआ नेपसराय, एक ऐसा इलाका जो बाहर से तो आम लगता है। गलियों में भागते बच्चे, सब्जियों के ठेले, दफ्तर को निकलते लोग और सड़क किनारे चाय की दुकान पर सुबह की हलचल। लेकिन इसी आम दिखने वाली बस्ती में एक ऐसा घर था जहां रिश्तों के भीतर एक चुप्पी पनप रही थी। एक ऐसी चुप्पी जो आगे चलकर चीख बन गई। यह कहानी है तनवार परिवार की। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं, उम्मीदों और टूटी महत्वाकांक्षाओं का तूफान पल रहा था। राजेश कुमार तनवार, उम्र लगभग 55 साल, भारतीय सेना से नायब सूबेदार के पद से 2007 में रिटायर हो गए थे। अनुशासन, देशभक्ति और जिम्मेदारी का चेहरा। उनकी पत्नी कोमल तनवार स्नेही, शांत लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला। बेटी कविता 23 साल की, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बेटा अर्जुन 20 साल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और स्टेट लेवल बॉक्सर। बाहर से एक आदर्श परिवार। कविता तनवार पूरे मोहल्ले में एक मिसाल। हर किसी को उस पर गर्व था। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, फिर मम्मी को घर में मदद करना। कोचिंग सेंटर से लौटकर भी किताबें नहीं छोड़ती थी। हर कोई कहता कविता आईएएस बनेगी और अपने मां बाप का नाम रोशन करेगी। राजेश अपनी बेटी के लिए अक्सर कहते, ये मेरी शान है, मेरी पहचान। दूसरी तरफ था अर्जुन, युवा, ताकतवर, जुनूनी, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से पास आउट था, स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन भी, पर पढ़ाई में कमजोर, ध्यान कम, पिता की सख्त निगाहें और बहन की तारीफें उसके लिए तीर बन गई थी। राजेश का हर डांट अर्जुन के भीतर एक घाव बनाता जा रहा था। तेरे अंदर फौजी वाला अनुशासन नहीं है, कविता से कुछ सीख। इन वाक्यों ने अर्जुन को अपने ही घर में एक अजनबी बना दिया था। धीरे धीरे अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आने लगे। वो घंटों कमरे में बंद रहता, मां के बुलाने पर भी जवाब नहीं देता। घर के खाने की जगह बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया। रात को देर तक मोबाइल में कुछ टाइप करता रहता। कोमल ने कई बार पूछा, बेटा क्या बात है? अर्जुन मुस्कुराकर टाल देता, कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई और प्रैक्टिस का दबाव है। पर सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन को एक ऐसी बात पता चली थी जिसने उसके दिल में जहर घोल दिया था। एक शाम अर्जुन ने पिता और मां की बातचीत गलती से सुन ली थी। राजेश धीमे स्वर में, कोमल, हमने फैसला कर लिया है ना, मकान और सारी जमा पूंजी कविता के नाम ही करेंगे। वो ही हमारा सहारा बनेगी। अर्जुन तो अपने ही रास्ते पर चल रहा है। कोमल, हां, सही कह रहे हो। कविता जिम्मेदार है, अर्जुन को तो अभी बहुत समझाना बाकी है। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद को पूरी तरह अलग और ठुकराया हुआ महसूस किया। उस दिन के बाद से अर्जुन की नजरों में एक नया सूनापन था। वो कविता को देखता और जलन उसके शरीर में कांटे की तरह चुभती। हर तारीफ, हर दुलार अब उसे ताना लगने लगा था। उसे लगने लगा, मैं इस घर में सिर्फ एक बोझ हूं। एक गलती, उसकी डायरी में शब्द गहरे होते जा रहे थे। मैं भी कुछ बन सकता था अगर मुझे भी समझा गया होता। अब मैं खुद को साबित करूंगा, पर अपने तरीके से।
अब अर्जुन रोज देर से उठता, किसी से आंख नहीं मिलाता। वो जिम जाना बंद कर चुका था। कविता उसे समझाने की कोशिश करती, भैया क्या बात है, कुछ भी तो नहीं बताते। पर अर्जुन के मन में अब केवल गूंजती थी एक आवाज, सिर्फ कविता, सब कुछ उसका है। राजेश ने कभी ध्यान नहीं दिया कि अर्जुन की आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी है। कोमल भी अपने घरेलू कामों में व्यस्त थी, कविता अपनी तैयारी में। पर अगर किसी ने गौर किया होता तो शायद देख लेता अर्जुन के कमरे की दीवारों पर लगी फटी तस्वीरें, उसकी अलमारी में छिपी डायरी, या वो देर रात यूट्यूब पर देखे गए वीडियोस। हाउ टू रिमूव इमोशंस बिफोर अ क्राइम, प्लानिंग परफेक्ट क्राइम साइकोलॉजी। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो दिखाई दे, बल्कि वो होता है जिसे सबने अनदेखा कर दिया। तनवार परिवार की कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी नहीं थी। जब घर ही कैद बन जाए तो कैदी के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो भाग जाना या सब कुछ खत्म कर देना। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। कभी कभी एक इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि वो दूसरों को भी तोड़ डालता है। दिसंबर की शुरुआत थी। दिल्ली की सर्द हवा अब हड्डियों में उतरने लगी थी। अर्जुन अब शांत दिखने लगा था, असली खतरनाक शांति। रातों को वो छत पर अकेला बैठा रहता, हाथ में डायरी और मोबाइल, और गूगल सर्च हिस्ट्री में हाउ टू हाइड अ बॉडी इन इंडिया, हाउ मच ब्लड लॉस कॉजेज डेथ इंस्टेंटली, क्या लाश से आत्मा वापस आती है। नेब सराय की गलियों में रात के 11 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था। पर एक घर था जहां उस रात नींद नहीं थी, बल्कि एक शांत और सुनियोजित खामोशी थी जो एक कत्ल से पहले की जाती है। 2 दिसंबर 2024 की रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। मैं उस घर में रह रहा हूं जहां मैं किसी का नहीं हूं। अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा, आखिरी काम। उसके सामने मेज पर रखा था एक पुराना सैन्य चाकू जो उसके पिता राजेश का था। वो चाकू जो कभी दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ था, अब घर के अंदर अपने ही रिश्तों को काटने के लिए उठने वाला था। अर्जुन ने पूरी योजना बना ली थी। सबसे पहले कविता, क्योंकि वो सबसे जागरूक थी। फिर पापा जो गहरी नींद में थे। अंत में मम्मी जो अक्सर रात में बाथरूम जाती थी। वो इंतजार करता रहा। रात के 2 बजे घर पूरी तरह शांत था। कविता के कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। पिता का खर्राटा सुनाई दे रहा था। मां का दरवाजा बंद था। सबसे पहले अर्जुन कविता के कमरे में गया। उसने चुपचाप दरवाजा खोला। कविता गहरी नींद में थी, पर जैसे ही चाकू गर्दन के पास पहुंचा, कविता की आंख खुल गई। भैया, पर शब्द अधूरे रह गए। गर्दन से बहते खून के साथ कविता ने जोर से धक्का दिया, हाथ पैर मारे, पर अर्जुन ने चुपचाप बेरमी से उसके गले को काट दिया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। केवल खून की बू और कविता की टूटी सांसों की गूंज रह गई। अब अर्जुन दबे कदमों से पिता के कमरे में गया। राजेश तनवार सोए हुए थे, एक फौजी की नींद, गहरी और भरोसेमंद। अर्जुन ने बिना देर किए सीधे चाकू उनके सिर और गर्दन में घूम दिया। एक झटका, फिर एक और। राजेश की आंखें खुली, पर कुछ समझने से पहले ही जीवन समाप्त हो गया। अर्जुन जानता था मां बाथरूम से बाहर आएंगी। वो वही अंधेरे में छिप गया, चाकू हाथ में, पसीना माथे पर चेहरा शांत, जैसे कुछ महसूस ही न कर रहा हो। बाथरूम का दरवाजा खुला। कोमल ने कहा, अर्जुन, तुम जाग रहे हो बेटा? कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो कमरे में बढ़ी, अर्जुन ने पीछे से हमला कर दिया। 1, 2, 3 बार चाकू पीठ में धंसा।
मां सिर्फ एक बार चिल्लाई, बेटा, और फिर चुप हो गई। अब अर्जुन तेजी से काम पर लग गया। खून से सने कपड़े उसने प्लास्टिक बैग में भरे, चाकू को रुमाल में लपेटा, मोबाइल लोकेशन बंद की और सुबह 5 बजे संजय वन की ओर निकल गया। वहां जाकर बैग और हथियार फेंक दिए। एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 3 दिसंबर 2024 की सुबह अर्जुन ने खुद को साफ किया, नए कपड़े पहने, फिर पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फोन किया। अर्जुन घबराई आवाज में, हेलो, मेरे घर में सब मर गए हैं, मम्मी, पापा, दीदी, सब खून में लथपथ है। पुलिस जब पहुंची तो दृश्य भयावह था। कविता अपने कमरे के बेड पर पड़ी थी, गर्दन से खून बहा था। राजेश और कोमल अपने कमरे में मृत मिले, शरीर पर चाकू के गहरे घाव। घर में कोई ताला टूटा नहीं था, कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। ड्राइंग रूम में अर्जुन अकेला बैठा था, शांत, सधे स्वर में बोलता हुआ। मैं मॉर्निंग वॉक पर गया था, लौट कर आया तो देखा सब मरे पड़े हैं। पर कुछ अजीब था, उसके कपड़े साफ थे, चेहरा डर का अभिनय कर रहा था, पर आंखें एकदम ठंडी थी। हर कोई कह रहा था, कैसा बेटा है, इतनी बड़ी त्रासदी में भी शांत है। पर उस शांति के नीचे था एक क्रूर अपराधी। पुलिस को घर में कोई जबरदस्ती की एंट्री का निशान नहीं मिला, सारा सामान जस का तस था। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ शुरू की, कौन था घर में आने वाला? तुमने खून कब देखा? मम्मी पापा ने कोई दुश्मन बताया था क्या? अर्जुन का हर जवाब संदेह पैदा कर रहा था। उसके बयानों में विरोधाभास था। पहले बोला, मैं 5:30 पर वॉक के लिए निकला। फिर कहा, मैं सुबह 6:15 पर उठा। पुलिस समझ गई कुछ तो छिपाया जा रहा है। एफएसएल टीम को बुलाया गया। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, दीवारों पर खून के छींटे, लेकिन एक दिशा में ज्यादा, कविता के नाखूनों में खाल के टुकड़े, जिससे लगा कि उसने संघर्ष किया था। राजेश के हाथ में एक बाल डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो अर्जुन का था। घर के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। मोबाइल डेटा से पता चला अर्जुन पूरी रात नेट ऑन था और वॉक पर नहीं गया था। पुलिस ने अर्जुन को थाने बुलाया। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा, मैं घर नहीं था। तीसरे दिन जब उसे उसकी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें लिखा था कि कविता की हत्या सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई और अर्जुन का मोबाइल उसी वक्त घर के वाईफाई से जुड़ा था, तो अर्जुन टूट गया। आखिरकार उसने कबूल किया, मैंने ही मारा सबको, क्योंकि वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के बाद कपड़े और चाकू संजय वन में फेंक दिए थे। पुलिस की टीम वहां गई। 3 घंटे की खोज के बाद खून से सना चाकू मिला, रक्त लगे कपड़े जिन पर अर्जुन का डीएनए मिला, एक डायरी जिसमें योजना और कारण लिखे थे। 7 मार्च 2025 को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में लिखा था, अर्जुन ने पहले कविता की हत्या की, फिर पिता और फिर मां की। उसने मानसिक द्वंद्व, संपत्ति विवाद और उपेक्षा की भावना से हत्या की। उसने पहले से प्लानिंग की, सबूत मिटाने की कोशिश की और फिर झूठा बहाना बनाया। पहली बार जब अर्जुन कोर्ट में लाया गया, उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। जज ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर कुछ नहीं बोला। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नेप सराय में हंगामा मच गया। इतना सीधा बच्चा था अर्जुन, उसे मानसिक मदद चाहिए थी। बेटी को प्रॉपर्टी देना क्या इतना बड़ा जुर्म था? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या आज का युवा भावनात्मक रूप से टूट चुका है? क्या माता पिता अपने बेटों से दूरी बना रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या चेतावनी? अर्जुन का मेडिकल परीक्षण हुआ।
विशेषज्ञों ने कहा वो क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स थे, खुद को हमेशा सही मानना। उसे विश्वास था कि परिवार ने उसके साथ विश्वासघात किया। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत छुपाना, धारा 203 फर्जी रिपोर्ट करना। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध होता है तो अर्जुन को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। अर्जुन तनवार की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक बेटे के अंदर मरते हुए भरोसे की भी है। जब घर प्यार का नहीं, गलतफहमियों का अड्डा बन जाए तो सबसे बड़ा अपराध वही जन्म लेता है।